Hello guys, I'm Samir. You are watching Commerce की वानी. This is the fourth part of our revision session जो चल रहा था हमारा CS एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस दिसंबर 20 एग्जाम के लिए कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर, जिसमें इससे पहले हमने 3 वीडियो ऑलरेडी लॉन्च कर दिया जिसमें हम कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तक का डिस्कशन कर लिए हैं. अराउंड 50 MCQs हम सॉल्व भी कर चुके हैं. आई गेस आप लोगों को वो PDF भी अवेलेबल हो ही रहा है. जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन, जो पिछले वीडियोस हैं उसके डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें जिनको ये नहीं मिला है. ये PDF जो है जो हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं अलॉन्ग विद द MCQs और उसके सॉल्यूशंस जो है वो पूरा जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो पूरा का पूरा PDF के लिए अवेलेबल है. डिस्क्रिप्शन देख के वहाँ से डाउनलोड ज़रूर करें और प्रैक्टिस करें. ओके, आज का जो सेशन है, आज हम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक उसके ऊपर बात करेंगे एंड दैट टॉपिक इज डिवेंचर्स. डिवेंचर का जो अगर एंटायर जो सिलेबस है डिवेंचर वाला चैप्टर का, वो ऐसे तो बहुत बड़ा है बट एग्ज़ाम के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है उसी कंसेप्ट को लेके हम लोग आगे चलेंगे. थोड़ा सा फास्ट ट्रैक रखेंगे. हाँ, MCQs ज़रूर इन डिटेल करेंगे बट जो थियोरेटिकल एनालिसिस है जो ऑलरेडी क्लास में भी हम कर चुके थे उसको लेके थोड़ा सा लिमिटेड रखेंगे. जो जो इम्पोर्टेंट है उसी को हम लोग टच करने वाले हैं. ओके, सो अगर हम डिवेंचर्स का जो क्लास, आज का क्लास फाइनली स्टार्ट हो रहा है. डिवेंचर्स वाला जो क्लास है, डिवेंचर वाला जो एंटायर सिलेबस है या जो चैप्टर है, उसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसके ऊपर फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आता है, डिवेंचर इंटरेस्ट. सर, इंटरेस्ट तो हमारा फाइनेंस कॉस्ट है. ओके सर, ये फाइनेंस कॉस्ट हमको पता है कि एक फिक्स परसेंटेज से आता है. फिक्स परसेंटेज का इंटरेस्ट रेट रहता है जिसके ऊपर हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं. ये जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन हमेशा नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स पे कैलकुलेट किया जाता है और इसके ऊपर TDS भी लग सकता है. क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर देगा आपको. ओके सर, यहाँ तक का तो ब्रीफ डिस्कशन था. अब इंटरेस्ट को लेके ये 4 एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज हो सकते हैं. आई होप ये आपको पूरा क्लियर हो. इसके ऊपर हम ज़्यादा बात नहीं करने वाले हैं. ओके, आगे चलते हैं. जनरली ये जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है, एक साल में जनरली 2 बार का मतलब हाफ ईयरली रेस्ट में इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है डिवेंचर्स का. जनरली यही होता है बट क्वेश्चन विल स्पेसिफाई कि कितने टाइम पीरियड में एक बार इंटरेस्ट कैलकुलेशन होना है. टाइम फैक्टर जो है जनरली ये हाफ ईयर बेसिस पे होता है. ओके सर, नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा आता है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स. जब आप डिवेंचर्स इश्यू करते हो उसमें जो डिस्काउंट दिया जाता है, ऑब्वियसली सर ये कैपिटल लॉस है, ठीक है, कंपनी के लिए. अब ये जो कैपिटल लॉस है, ये कैपिटल लॉस जो ट्रीटमेंट करेंगे कि कैसे हम लोग अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसको शो करेंगे, उसके लिए 2 ट्रीटमेंट है हमारे पास, 2 ऑप्शन है रादर. पहला ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन तभी अप्लाई करेगा जब आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम और कैपिटल प्रॉफिट दैट इज कैपिटल रिजर्व आर सफिशिएंट टू राइट ऑफ द डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स. ओके सर, सिक्योरिटी प्रीमियम और कैपिटल प्रॉफिट अगर इनफ है इन आवर बैलेंस शीट, उस केस में अगर जो डिस्काउंट आता है हम इसी से ही सेट ऑफ कर देंगे, इसी से ही राइट ऑफ कर देंगे. ओके, ये फर्स्ट ऑप्शन है हमारा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स को सेट ऑफ करने का या राइट ऑफ करने का. तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, जो जो सिक्योरिटी प्रीमियम या कैपिटल प्रॉफिट जितना हम लोग को यूज करना पड़ेगा सारे डेबिट हो जाएंगे टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स. ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन था. सर, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम और कैपिटल रिजर्व या कैपिटल प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं हो, इन दैट केस आप ये देखो, एक बात तो पूरा क्लियर है, ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम और कैपिटल प्रॉफिट जो आप यूज कर रहे हो, ये जो एंट्री है ये कब पास हो रहा है, एडजस्ट द एंटायर डिस्काउंट विद द कैपिटल प्रॉफिट इन द ईयर ऑफ द इशू, जिस साल डिवेंचर इश्यू हुआ. ओके, से फॉर एग्जांपल हमारा जो डिवेंचर्स था 100 रुपये का डिवेंचर्स था, ठीक है, हमने 10 रुपये का डिस्काउंट दिया, 90 में डिवेंचर इशू किया, ठीक. अब ये जो 10 रुपये का जो डिस्काउंट है ये से फॉर एग्जांपल 1419 पे आपने इशू किया. तो इशू वाला जो फाइनेंशियल ईयर है वो कौन सा है, 1920, राइट. ओके, इस साल आपको देखना है कि सिक्योरिटी प्रीमियम एंड कैपिटल रिजर्व या कैपिटल प्रॉफिट क्या बैलेंस शीट में एनफ हैं टू मीट अप दिस 10 रुपीज कैपिटल लॉस. इफ यस, तो इसी साल में ये एंट्री पास करके इसको ख़त्म कर देना है. तो ये जो एंट्री है जनरली ये एंट्री कब पास हो रहा है, ये जिस साल में इश्यू हुआ उसी साल में पास कर देंगे.
बट सर अगर ये इनफ नहीं रहा, सिक्योरिटी प्रीमियम एंड कैपिटल रिजर्व का बैलेंस इन द बैलेंस शीट अगर डिस्काउंट से कम है तो उस केस में हम एक साल में तो पूरा राइट ऑफ कर नहीं सकते। हम उस केस में जो डिस्काउंट को राइट ऑफ करना है उसको डिफर्ड करते हैं। वी विल ट्रीट द डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये हमारा सेकेंड ऑप्शन है, ठीक है। उसी साल में, एक साल में तो पूरा राइट ऑफ नहीं कर सकते क्योंकि सफिशिएंट सिक्योरिटी प्रीमियम एंड कैपिटल प्रॉफिट हमारे पास नहीं है, इसलिए हम उसे डेफर करेंगे। सर डेफर तो कर देंगे, ठीक है, एक साल में राइट ऑफ नहीं हो सकता है। अब ये डेफर करके राइट ऑफ तो होगा ही, कैसे करेंगे? इसके लिए दो अलग ऑप्शन है। पहला SLM मेथड, दूसरा फ्लक्चुएशन मेथड। ओके सर, SLM मेथड तो एकदम सिंपल है। जितना से फॉर एग्जांपल एक डिवेंचर आपने इशू किया, ये जो ऊपर वाला एग्जांपल था, 100 रुपये का डिवेंचर था, 10 रुपये का डिस्काउंट था, 90 में आपने इशू कर दिया। अब ये डिवेंचर 5 साल वाले हैं, मतलब 5 साल में ये डिवेंचर को रिडीम करना है। तो ये जो 10 रुपये है, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो ये स्ट्रेट लाइन मेथड में हम डिवेंचर राइट ऑफ कैसे करेंगे? पूरा जो डिस्काउंट है, जितना 10 ईयर का डिवेंचर्स हैं उसमें डिवाइड कर देंगे तो पर ईयर 2000 करके आ रहा है। इज इट ओके? हर साल 2-2 हज़ार का राइट ऑफ करेंगे क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम एंड कैपिटल रिजर्व हमारा सफिशिएंट नहीं है इसलिए। बट ये SLM मेथड तभी हम यूज कर पाएंगे जब आपका जो डिवेंचर्स है उसको राइट ऑफ आप एट द एंड ऑफ द 10 ईयर ऑफ द डिवेंचर्स कर रहे हो। मतलब क्या है? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और SLM मेथड, दिस मेथड इज टू बी फॉलोड व्हेन द डिवेंचर्स आर रिडीम्ड एट द एंड ऑफ ए स्पेसिफिक पीरियड। जितना 10 ईयर है उसके एंड में ही जाके आप डिवेंचर का फुल वैल्यू को रिडीम कर रहे हो, तभी जाके SLM मेथड अप्लाई करता है। सर हमेशा तो ऐसा होगा नहीं, ठीक है। क्वेश्चन में रिडेम्पशन का दो तरीका हो सकता है। आइदर क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो डिवेंचर इशू किया आप उसे रिडीम करने वाले एट लमसम अमाउंट एट द एंड ऑफ द 10 ईयर या लाइफ ऑफ द डिवेंचर। ओके, ये पहला ऑप्शन है। और 100 रुपए के डिवेंचर्स थे, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन में बोल सकता है कि हर साल एवरी ईयर प्रोपोर्शनेट अमाउंट आप रिडीम करते चल रहे हो। तो ये दो कंडीशन हो सकता है। अगर एक बार में एट द एंड ऑफ द लाइफ आप अगर या एंड ऑफ द 10 ईयर आप अगर रिडीम कर रहे हो, देन SLM मेथड है डिस्काउंट को राइट ऑफ करने का, टोटल नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे, हर साल उतना ही आएगा, डिवेंचर डिस्काउंट को राइट ऑफ कर देंगे। लेकिन अगर ये फ्लक्चुएशन मेथड है, मतलब डिवेंचर को रिडीम करने के लिए क्वेश्चन में बोल दिया कि हर साल इतना इतना अमाउंट का डिवेंचर रिडीम हो रहा है, देन इन दैट केस आप SLM मेथड नहीं, आप सेकेंड मेथड अप्लाई कर रहे हो। इस सेकेंड मेथड में क्या है? जितना डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ प्रोपोर्शनेटली ओवर आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन ईच ईयर। हर साल डिवेंचर का जितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस रहेगा, ईयर 1, 2, 3, 4, 5, हर साल डिवेंचर का आउटस्टैंडिंग बैलेंस कुछ रहेगा ना। तो ये जो रेशियो में रहा, इसी रेशियो में टोटल डिवेंचर्स का यहाँ पे डिस्काउंट कितना था? 10 रुपये। अब ये जो रेशियो आया आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ डिवेंचर्स का ऑफ ईच ईयर, इसी रेशियो में ये जो 20 रुपये का डिवेंचर है या 10 रुपये का डिवेंचर डिस्काउंट है, इसको हर साल में डिवाइड कर देंगे, रेशियो में निकालेंगे। तो हर साल जितना इतना आया उतने का डिस्काउंट को राइट ऑफ कर देंगे। सो दिस वाज अबाउट योर डिस्काउंट। इसके ऊपर हम MCQ जरूर करने वाले हैं, MCQ करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। अब आता है रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स का। सर डिवेंचर हम लमसम में रिडीम कर सकते हैं, जैसे अभी अभी बात कर रहे थे। डिवेंचर हम इंस्टॉलमेंट में रिडीम कर सकते हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे थे। ओके, परचेज ऑफ ओन डिवेंचर इन ओपन मार्केट, ये हम क्लास में पूरा डिटेल डिस्कशन इसके ऊपर किए हुए हैं। ओके, कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर इनटू इक्विटी शेयर्स। ओके, तो ये 4 तरीका है या 4 मेथड्स है फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। ओके, रिडेम्पशन करने का मतलब क्या है? रीपे करना। आइदर आप लमसम में कर सकते हो, इंस्टॉलमेंट में कर सकते हो, या कंपनी अपना ही डिवेंचर खुद परचेज करके उसको कैंसिल भी कर सकता है और अपना डिवेंचर को कन्वर्ट करके शेयर्स में
कन्वर्ट कर सकता है। ओके, ये 4 वे में आपका रिडेम्पशन हो सकता है। ओके, रिडेम्पशन का सोर्सेस क्या है? 2 तरीका है। ये जो पार्ट है ना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। सोर्सेस ऑफ रिडेम्पशन मतलब रिडेम्पशन कैन बी डन आउट ऑफ कैपिटल और आउट ऑफ प्रॉफिट। जैसे हमने प्रेफरेंस शेयर्स पे पढ़ा था रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट, वैसा ही कंडीशन ये है। तो सर ये आउट ऑफ कैपिटल वाला क्या पार्ट है? ये कोई भी कंपनी यूज नहीं कर सकता अनलेस इट इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन governed by RBI and banks. सिर्फ बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस गवर्नड बाय RBI, उन्हीं के लिए ये ऑप्शन है। तो इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसके लिए इसके ऊपर थियोरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है। और जो कैपिटल से रिडेम्पशन कर रहे हैं उन लोगों को DRR बनाने का जरूरत नहीं है। दीज आर ऑल MCQs पार्ट। क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है DRR कौन से कंपनी को नहीं बनाना है, और बहुत सारे कंपनी का नाम दे देगा वहाँ पे। तो वहाँ पे आपको सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स के ऊपर ध्यान रखना है। ओके, या रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल किन किन कंपनी पे एप्लीकेबल होता है, तो उस केस में भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स के ऊपर बात करेंगे। ओके, तो ये अगर आउट ऑफ कैपिटल को लेके बात करेंगे, रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल, इसमें DRR नहीं बनता। जर्नल एंट्री देखेंगे तो एकदम सिंपल है, डिवेंचर रिडीम्ड एट पार, डिवेंचर रिडीम्ड एट प्रीमियम, डिवेंचर्स रिडीम्ड एट डिस्काउंट। ये सारे जो जर्नल एंट्रीज है एकदम बेसिक वाले जर्नल एंट्रीज हैं। आई होप ये सारे जर्नल एंट्रीज आपको क्लियर हैं। हमको इम्पोर्टेंट पार्ट्स को टच करना है, हमको इम्पोर्टेंट पार्ट्स को रिवाइज करना है। सो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा मैनेज करेंगे यहाँ पे। ओके, आउट ऑफ प्रॉफिट, ये आउट ऑफ प्रॉफिट जब आता है तभी DRR का बात आता है, ठीक है। डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, ये एकदम CRR जैसा है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, जो हम प्रेफरेंस शेयर्स में पढ़ते थे। ओके, आगे चलते हैं। तो ये जो आउट ऑफ प्रॉफिट है इसके लिए भी हमारे पास 2 ऑप्शन है, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व कर सकते हैं DRR, और सिंकिंग फंड मेथड भी कर सकते हैं। अगर आप सिंकिंग फंड में जाते हो तो DRR बनाने की जरूरत नहीं है, अगर आप DRR में जाते हो तो सिंकिंग फंड बनाने की जरूरत नहीं है। 2 अलग अलग ऑप्शन हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट जिसमें DRR का बात कर रहे हैं, मतलब डिवेंचर रिडेम्पशन फंड वाला बात कर रहे हैं। अब इसमें कुछ कंपनीज एक्ट का भी रिक्वायरमेंट है। कंपनीज एक्ट आपको क्या बोलता है? सिंपल बात है, हर कंपनी अदर देन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि उनके लिए तो DRR है ही नहीं, ओके, इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर एटलीस्ट 25% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू। अगर आपका डिवेंचर 100 रुपए का है, मिनिमम 25 रुपए, मिनिमम आप 100% पूरा कर सकते हो, आप 100 रुपए का 100 रुपए पूरा कर सकते हो, लेकिन मिनिमम 25%, दैट इज 25 रुपीज आपको DRR में ट्रांसफर करके रखना पड़ेगा। लॉजिक एकदम CRR जैसा ही है। DRR बनाने का लॉजिक, जिस पर्पस के लिए CRR बनाते थे, कैपिटल का जो वो रिडक्शन हो जाता था मैनेज करने के लिए या सेट ऑफ करने के लिए या कैपिटल को बैलेंस करने के लिए CRR बनाते थे, सेम वे में DRR बनाएंगे। बट यहाँ पे कंपनीज एक्ट का रिक्वायरमेंट है मिनिमम 25% आपको करना ही करना है। ओके, बिफोर रिडेम्पशन ये हो जाना चाहिए, ठीक है। आउट ऑफ द प्रॉफिट अवेलेबल, जो फ्री रिजर्व है, फ्री रिजर्व से पार्ट ऑफ अमाउंट निकाल के एटलीस्ट 25% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू आपको DRR में ट्रांसफर करना है। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या बोलता है? ये हो गया पहला कंडीशन, ये हो गया दूसरा कंडीशन। कोई भी कंपनी जब डिवेंचर रिडीम करने वाली है तो वो अदर देन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो उसके ऊपर क्या पहला कंडीशन है? बोला कि जितना नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स हैं उसका 25% मिनिमम आपको DRR में ट्रांसफर करके रखना ही रखना है, ओके। और दूसरा कंडीशन क्या बोलता है? नॉमिनल वैल्यू जितना है, दैट इज 100, जो इस केस में हमारा एग्जांपल था, उसका एटलीस्ट 15%, कितना? 15% आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, इन स्पेसिफाइड एरियाज। अब स्पेसिफाइड एरियाज भी आपको इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है सेक्शन 71(4) में, जहाँ पे डिपॉजिट्स इन शेड्यूल बैंक आता है या सिक्योरिटीज इश्यूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट आता है। तो बेसिकली स्पीकिंग, नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स टू बी रिडीम्ड, उसका मिनिमम 25% DRR में जाएगा,
और उसका एटलीस्ट मिनिमम 15% आपको स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज जो कि ये दोनों हैं इसमें आपको इन्वेस्ट भी करना है। ठीक है, अब ये इन्वेस्टमेंट कब होगा हमारा, उसका भी एक डेडलाइन है। जिस साल आप रिडीम करने वाले हो डिवेंचर का, ठीक है, उस साल का ऑन और बिफोर 30th अप्रैल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। से फॉर एग्जांपल 19-20 में आप करने वाले हो रिडेम्पशन, तो 19-20 का स्टार्टिंग 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। बोला ये अप्रैल महीने का 30 तारीख के अंदर 30th अप्रैल, ठीक है, इस 30th अप्रैल के अंदर 15% का इन्वेस्टमेंट हो जाना चाहिए। इज इट ओके? आप इससे ज़्यादा कर सकते हो लेकिन मिनिमम इतना तो करना ही है। ओके, आगे चलते हैं। डीआरआर फ्री रिजर्व होता नहीं है, दीज आर नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। ओके, आगे चलते हैं। आफ्टर रिडेम्पशन, ये रिडेम्पशन होने के बाद डीआरआर का जो अमाउंट है ना, जितना भी लाइंग टू द क्रेडिट ऑफ डीआरआर अकाउंट, वो सारे के सारे कहाँ ट्रांसफर होंगे? दीज आर ऑल रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनीज एक्ट, राइट? तो ये डीआरआर अकाउंट का जो भी बैलेंस होगा वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा। दीज आर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स। ओके, और ये सब के ऊपर एमसीक्यूज हैं। ठीक है, तो ये सब चीज को ध्यान में रखें। अब जनरल एंट्रीज के ऊपर बात करते हैं। जब आप डीआरआर बनाओगे, ऑब्वियसली सर डीआरआर फ्री रिजर्व को लेके होता है, तो जितना फ्री रिजर्व यूज करेंगे फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू डीआरआर, दैट्स इट। ये हर साल रिपीट होगा ये सारी एंट्रीज। ओके, अब हर साल आप ये एंट्री तो करोगे ही, डीआरआर बनाओगे हर साल, ठीक, और हर साल आपको इन्वेस्टमेंट भी करना है। इज इट ओके? डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जब भी आप इन्वेस्टमेंट खरीदते हो तो आप यही एंट्री करते हो टू बैंक अकाउंट। ये आपका दूसरा एंट्री हो गया। ठीक है, अब जब रिडेम्पशन हो रहा है, रिडेम्पशन के टाइम पे डीआरआर जर्नलिज्म में ट्रांसफर होता है, तो दिस इज द एंट्री। और लास्ट में जाके जब डिवेंचर रिडेम्पशन करोगे तो इन्वेस्टमेंट का भी कोई ज़रूरत नहीं है, इन्वेस्टमेंट को भी हम सेल कर देंगे, और सेल करेंगे तो उसका प्रॉफिट लॉस कुछ भी हो सकता है, तो अकॉर्डिंगली प्रॉफिट लॉस भी कैलकुलेट कर लेना है। दिस इज द एंट्री फॉर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इज इट ओके? ओके सर, आगे चलते हैं। ये एग्जाम्पल है, अ सिंसियर रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड, ये एग्जाम्पल को आप कुछ करो या ना करो डिवेंचर वाला चैप्टर में, जितना मैंने क्लास में कराया हुआ है उतना एटलीस्ट आपको कर लेना है। ट्रस्ट मी गाइस, कोई दिक्कत नहीं होगा डिवेंचर का क्वेश्चन में। सो ये जो एग्जाम्पल है इसको ज़रूर सॉल्व करें। आप लोग नॉर्मल क्लास जब देखे हैं वहाँ पे भी हमने सॉल्व किया हुआ था, बट ये लास्ट टाइम रिविजन है, तो ये वाला क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करें। इसमें डिवेंचर रिडेम्पशन जो इन्वेस्टमेंट है, डीआरआर कैसे बनाना है, क्या बनाना है, डेट का क्या फंडा है, सब कुछ इसमें कवर्ड है जनरल एंट्री के साथ, तो इसको ज़रूर एक बार रेफर करें। वी आर मूविंग अहेड। हम लोग डीआरआर का बात कर लिए, डिवेंचर रिडेम्पशन फंड का। दूसरा ऑप्शन हमारे पास आउट ऑफ प्रॉफिट में, दूसरा ऑप्शन में था रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट का दूसरा ऑप्शन क्या था? सिंकिंग फंड। ओके, हम डीआरआर ना बना के एक अलग फंड बनाएंगे जिसका नाम है सिंकिंग फंड। जब भी सिंकिंग फंड का बात आता है तो दो अकाउंट का बारे में बात करते हैं। सिंकिंग फंड अकाउंट एक तो है ही, एक सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट है। ठीक है, डीआरआर को लेके जब बात होता था तब वहां पे भी दो था, डीआरआर अकाउंट था और डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी था। इज इट ओके? वही दोनों की तरह अगर ये दोनों आपको समझ में आया है ना, तो सिंकिंग फंड और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक डिफरेंस है, डीआरआर में क्या होता है, हर साल आप एक इक्वल अमाउंट निकालते हो, वो अमाउंट को हर साल आप डीआरआर में भेजते रहते हो। ठीक है, डीआरआर में ट्रांसफर करते रहते हो अंटिल द ईयर कम्स इन विच यू आर गोइंग टू रिडीम योर डिवेंचर्स। ठीक है, लेकिन सिंकिंग फंड में वो चीज़ नहीं है, करना वैसे ही है लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है। सिंकिंग फंड जो है ना वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है। टीवीएम जो कंसेप्ट है एफएम में हम लोग किए हैं उसको कंसीडर करता है, इसलिए कोई रैंडम बेसिस पे जैसे हम डीआरआर में ट्रांसफर करते थे नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर का अमाउंट हम डीआरआर में ट्रांसफर कर दे रहे हैं, लेकिन सिंकिंग फंड में उसी नॉमिनल वैल्यू का जो प्रोपोर्शन निकल रहा है हर साल सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करने का, उसको हम टाइम वैल्यू कंसेप्ट के हिसाब से लेंगे, मतलब उसका पीवीवी कैलकुलेट करना पड़ेगा।
ओके। इसके लिए आपको ज़रूरी मतलब टेंशन लेने का ज़रूरी एकदम नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ याद रखना है। ये क्या लिखा, नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स इनटू सिंकिंग फंड फैक्टर व्हिच विल ऑलवेज बी गिवन इन द क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन में ये दिया रहेगा, आपको करना क्या है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स फाइंड आउट करना है, सिंकिंग फंड फैक्टर जो क्वेश्चन में ही दिया हुआ रहेगा उसको जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है, वॉट एवर द अमाउंट कम्स उतना हर साल सिंकिंग फंड में ट्रांसफर होगा। इज इट ओके? अगर आप जनरल एंट्री पे ध्यान दोगे ना, तो जनरल एंट्री के टाइम पे आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, हर साल आपको क्या क्या एंट्रीज करने हैं वो आपको पूरा क्लियर होने चाहिए। पहला सिंकिंग फंड में जाएगा, ओके। दूसरा उतना ही अमाउंट का सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, जैसे वहाँ पे डीआरआई करते थे यहाँ पे एसएफआई करेंगे, ओके। अभी जो इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट का जो इंटरेस्ट या इनकम जो भी रहेगा उसको भी हम री इन्वेस्ट करेंगे। ये तीन चीज़ें यहाँ पे आपको ध्यान रखना है एवरी ईयर में, ओके। उसके बाद आता है एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन। अभी रिडेम्पशन जब होगा तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे, ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे, प्रॉफिट लॉस जो होगा वो सिंकिंग फंड अकाउंट में जाएगा, ठीक है। डिवेंचर होल्डर्स आर रीपेड, ओके। और लास्ट में जैसे डीआरआर में लास्ट में बैलेंस को जीआर में ट्रांसफर करते थे जर्नलिज्म में, सेम वे में सिंकिंग फंड का जितना बैलेंस रहेगा वो भी जर्नलिज्म में ट्रांसफर होगा। सेकंड मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट रहेगा आपके लिए, आप जब डिवेंचर का लास्ट टाइम रिवीजन करने बैठ रहे हो, एकदम एग्जाम से पहले जब बैठ रहे हो डिवेंचर चैप्टर का, अगर कुछ नहीं भी देख रहे हो ना, आप कुछ अगर नहीं भी कर पा रहे हो, टाइम शॉर्टेज हो रहा है, तो ये क्लास देख लो जो भी हम ये सेशन कर रहे हैं, प्लस ऊपर वाला एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना ही करना है, ये जो एग्जाम्पल है। और इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मॉड्यूल है जिसमें हमने जो हमारा नॉर्मल क्लास था उसमें भी हमने ये डिस्कस किया था, ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 12 है ना आईसीआईसीआई मॉड्यूल का, इसको जरूर एक बार सॉल्व कर लेना। तो एटलीस्ट 2 क्वेश्चन करें, सॉल्व करें उसे, वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको, पूरा चैप्टर रिकैप हो जाएगा, प्लस ये जो एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उतने में आपका काम हो जाना चाहिए, ओके। वी आर मूविंग फॉरवर्ड, और इसके बाद हम जो आगे जाएंगे यहाँ पे हम लोग एमसीक्यूज के ऊपर आएंगे। तो डिवेंचर्स को लेके जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स थे वो यही हैं, आपको इसी के अंदर ही क्वेश्चन घूमेगा, आपको बस कंसेप्चुअली उसको क्लियर रखना है माइंड में और एमसीक्यूज पे जंप ऑन करना है और एमसीक्यूज को करना है, ओके। आगे चलते हैं, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एमसीक्यू पार्ट नाउ, ओके। क्वेश्चन नंबर 1, इसका आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 न्यूमेरिक्स है, एक बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला। सी लिमिटेड का 8% डिवेंचर 65 लाख का है, तो नॉमिनल वैल्यू इज 65 लाख। 1 सेकेंड, या नॉमिनल वैल्यू इज 65 लाख, ओके। हमको बोला कि ये जो इशू आपने किया, इशू किया 5% डिस्काउंट में, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स जो है 65 लाख का 5% इज 3,25,000। आपको रिडेम्पशन करना है प्रीमियम में 10% का, तो 65 लाख का 10% का प्रीमियम 6,50,000। आपको पूछा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। जब भी ये पूछे ना तो ये लॉस मतलब क्या, प्रीमियम भी आपका कैपिटल लॉस है जो बाद में होने वाला है, डिस्काउंट जो अभी का कैपिटल लॉस है वो अभी हो गया, दोनों को ऐड करके आपको बताना है। तो इन दोनों का ऐड करेंगे तो 9,75,000, दिस इज योर आंसर, ओके। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी हो जा रहा है बट ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे। हालांकि जब सजेस्टेड आंसर्स निकाले थे, सजेस्टेड आंसर्स का वीडियोस बनाए थे, तो उसमें भी ये बताया हुआ था, बट स्टिल ओके। एम लिमिटेड के पास कुछ डिवेंचर्स हैं 60 लाख के, जिसको वो 10% डिस्काउंट में रिडीम करने वाला है, तो टोटल डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 6 लाख है, ओके। डिवेंचर्स आर रिडीमेबल इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, 20-20 लाख का। यहाँ पे याद आ रहा है जब हमारा डिवेंचर्स का रिडेम्पशन का 2 ऑप्शन था कि आइदर एट द एंड ऑफ द 10 ईयर ऑफ डिवेंचर आप रिडेम्पशन एक बार में कर रहे हो लमसम में, और हर साल आप इक्वल इंस्टॉलमेंट्स करके हर साल कुछ कुछ डिवेंचर रिडेम्पशन कर रहे हो। इन दिस केस ये जो क्वेश्चन है ये हर साल का रिडेम्पशन है, तो हमको आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ ईच ईयर निकाल के उस रेशियो में डिस्काउंट को डिवाइड करना होता है अगर ये डिस्काउंट का क्वेश्चन है तो। अब ये ईच पेबल ऑन 31 दिसंबर है, ठीक है सर। यहाँ तक का क्वेश्चन को अगर देखेंगे
तो 6 लाख का डिस्काउंट है जिसको हमको डिवाइड करना है, बट हमको ये 2019 का है ना, 1 जनवरी को इशू किया, तो 2019, 2020, 2021 ये 3 साल है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग बैलेंस में अगर देखेंगे, जनवरी में आपने इशू किया, हर साल का दिसंबर में आपको 20-20 लाख का पेमेंट कर देना है, ऐसा वो क्वेश्चन में बोल रहा है। तो 2019 दिसंबर आएगा तो पहले पेमेंट होगा, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर आउटस्टैंडिंग कितना रह गया, 60 लाख का 60 लाख पूरा आउटस्टैंडिंग है, ओके। अगर आप 2020 का बात करेंगे, क्योंकि 2019 दिसंबर में 20 पेमेंट हो गया तो 40 का आउटस्टैंडिंग, 2020 के दिसंबर में फिर से 20 पे हो गया तो 21 का आउटस्टैंडिंग हो जाएगा 20 लाख। तो ये जो आया ना, यही इसका रेशियो है 6:4:2। इसी रेशियो में आपको टोटल डिस्काउंट 6 लाख का जो है उसको डिवाइड कर देना, हर साल का डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ निकल आएगा, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, दैट्स इट, ओके। अगर क्वेश्चन में यहीं तक ही बोलता, यहीं तक, तो यही आपका आंसर था, बट क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट लाया है ये, द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न एट द एंड ऑफ 31 मार्च बोल दिया। मतलब सीधा बात क्या है, ये जो जनवरी, दिसंबर और मार्च, इसका रिलेशन क्या बता रहा है, डिवेंचर्स का हिसाब जो है वो कैलेंडर ईयर के हिसाब से दिया है कि जैन से दिसंबर में, लेकिन आपका ईयर एंडिंग अप्रैल से मार्च हो रहा है, ये इसका टॉकिंग पॉइंट है, ठीक है। तो हमने तो पहले ये जो 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख निकाला, ये कैलेंडर ईयर के हिसाब से 2019 जो ईयर है, कैलेंडर ईयर जनवरी से दिसंबर, उसमें 3 लाख का डिस्काउंट आप राइट ऑफ करोगे, लेकिन आपको तो ईयर एंडिंग के हिसाब से चलना है। तो अगर कैलेंडर ईयर को ही देखें 2019 का, इसमें फर्स्ट ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 पे आ रहा है, नेक्स्ट ईयर एंडिंग उस साल में और है नहीं, 31 मार्च 2020 में आ रहा है, और नेक्स्ट ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 में आ रहा है। सो कहीं ना कहीं ये अगर आप दे दोगे तो ये गलत होगा, क्यों, ये 3 लाख जनवरी से दिसंबर है, लेकिन आपको अप्रैल से मार्च निकालना है, इज इट ओके। और आपको क्वेश्चन में बोला है 31 मार्च 2021 में कितना राइट ऑफ होगा वो बताओ, तो हम पूरा का कैलकुलेशन पहले करेंगे, छोटा सा कैलकुलेशन है यहाँ पे। अच्छा, 31 मार्च 2019 जब आएगा, ये जो 2019 का पूरा साल का हमको पता है 3 लाख का है, लेकिन अगर आप 31 मार्च तक का देखना चाहते हो, जनवरी से लेके मार्च तक 3 महीना, तो 3/12 कर दिया हमने, तो कितना आया 75,000, टोटल कितना था 3 लाख, 75,000 जनवरी से मार्च के लिए हो गया, तो रिमेनिंग के लिए कितना बचा 225। जब आपका नेक्स्ट ईयर एंडिंग आ रहा है 31 मार्च, ये 225 तो पूरा आएगा ही आएगा, ठीक है। फिर 2020 का जो 2 लाख था उसका भी 3 महीने का निकलेगा पूरा, ठीक है, तो आ रहा है 2,75,000। अगर ये 2 लाख का 3/12 निकालोगे तो 50,000 हो रहा है, तो 2 लाख में से 50,000 यहाँ पे तो राइट ऑफ कर ही दे रहे हैं हम, रिमेनिंग कितना बच गया 1.5 लाख। अब ये 1.5 लाख जब आप 31 मार्च 2021 में करोगे तो ये 1.5 लाख तो 1.5 लाख पूरा राइट ऑफ होगा ही होगा, प्लस 2021 का 1 लाख का डिवेंचर था, इसमें भी 3 महीने का ही निकलेगा। रीजन समझ में आ रहा है गैस आप लोग को। तो यहाँ पे 3 महीने निकाल रहे हो तो 25,000 निकल रहा है और 75,000 बैलेंस में रह गया, ये 25 और 1.5 लाख इज 1,75,000। दिस इज योर आंसर, 2021 में इतना होएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। यहाँ पे ये कन्वर्जन का बात है, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर आउट ऑफ कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर्स इनटू शेयर्स। ओके, बोला कंपनी ने इशू किया 80,000 डिवेंचर्स, ठीक है, और कंपनी ने डिवेंचर होल्डर्स को ऑप्शन दिया था कि आप आपके डिवेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, और अगर आपने किया तो शेयर्स जो आपको इन रिटर्न ऑफ योर डिवेंचर्स मिलेंगे 10 रुपये के शेयर्स मिलेंगे, 3 रुपये 50 पैसा करके, तो शेयर प्राइस कितना हो जाएगा आपका 13 रुपये 50 पैसा पर शेयर। डन। ये जो ऑफर दिया था, ये ऑफर को 49,275 डिवेंचर होल्डर्स ने एक्सेप्ट किया। तो अगर हम ये कन्वर्जन को हटा दें तो नॉर्मली डिवेंचर्स का पेएबल अमाउंट कितना निकल रहा है, 49,275 का 100 रुपये वाला डिवेंचर्स ही है, इतना अमाउंट, ओके,
प्रीमियम इसका 20% का है, इतना अमाउंट टोटल पेएबल हो जाएगा 59,13,000। सो 59,13,000 का हमको पेमेंट करना है थ्रू इक्विटी शेयर्स, और एक इक्विटी शेयर का प्राइस कितना है, 13 रुपये 50 पैसा। तो सर कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इश्यू करेंगे वो आपको क्वेश्चन में पूछा है। इजी डिवाइड करेंगे पता चल जाएगा, 4,38,000 इक्विटी शेयर्स जिसका प्राइस होगा 13 रुपये 50 पैसा, जिसमें 3 रुपये 50 पैसा का प्रीमियम और 10 रुपये का फेस वैल्यू। इज इट ओके? क्वेश्चन नंबर 4 डन। देन क्वेश्चन नंबर 5। ओके, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। दीज आर ऑल एग्जाम क्वेश्चंस। जी लिमिटेड के पास टोटल कितने थे, 8 लाख के डिवेंचर्स थे 12% वाले। ड्यूरिंग देयर 18-19 कंपनी परचेज्ड इट्स ओन डिवेंचर फ्रॉम ओपन मार्केट फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन। अभी के अभी कैंसिल कर देना है परचेज करके, ठीक है। अभी परचेज 2 लॉट में आपने किया, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। 1 अगस्त 1 तारीख को किया आपने 2018, 15,000 डिवेंचर्स आपने खरीदे 95.5 रुपीज एक्स इंटरेस्ट। ओके, अभी एक्स इंटरेस्ट का मतलब क्या है, 2 टाइप के ही इंटरेस्ट का हो सकता है बात, जहाँ पे कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट का बात आएगा। कम इंटरेस्ट मतलब ये जो प्राइस दिया ना, ये प्राइस कम इंटरेस्ट अगर होता तो दिस प्राइस इंक्लूड्स द अक्रूड इंटरेस्ट वाला पार्ट। ओके, क्योंकि ये एक्स इंटरेस्ट दिया है तो इसका मतलब क्या है, एक्स इंटरेस्ट दिया है तो इसका मतलब क्या, प्राइस एक्सक्लूड्स द एक्रूड इंटरेस्ट वाला पार्ट। मतलब 95.5 रुपीज अगर पर डिवेंचर आपने दिया डिवेंचर होल्डर्स को, तो इसमें इंटरेस्ट वाला पार्ट नहीं है। ये इंटरेस्ट वाला पार्ट का मतलब क्या है, इंटरेस्ट वाला पार्ट का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे क्या लिखा, डिवेंचर इंटरेस्ट पेएबल ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च ईच ईयर। ओके, आप फर्स्ट परचेज कब कर रहे हो, अगस्त को, 1 अगस्त को फर्स्ट परचेज कर रहे हो आप, ठीक है। अगर ड्यूरिंग द ईयर का इंटरेस्ट पेमेंट देखेंगे 30 सितंबर और 31 मार्च, ये 2 डेट को पेमेंट करते हो आप इंटरेस्ट का। खरीदा कब आपने, 1 अगस्त को। अगस्त के बाद सितंबर, ये 2 महीना हो गया, ठीक है। और ये सितंबर एंड में 30 सितंबर को ही इंटरेस्ट फिर से कंपनी पेमेंट करने वाली है, उससे ठीक 2 महीना पहले कंपनी अपना डिवेंचर परचेज करना चाहती है फ्रॉम द डिवेंचर होल्डर्स। अब बीइंग द डिवेंचर होल्डर आप तो यही बोलोगे ना कि सर अगर हम आपको ना बेच के ये 2 महीना अगर हम होल्ड कर लेंगे तो यू विल बी द सेम पर्सन विल बी पेइंग 6 मंथ्स इंटरेस्ट। अभी 6 मंथ क्यों बोला, पिछला इंटरेस्ट 31 मार्च को पेमेंट हुआ होगा, 31 मार्च के बाद 30 सितंबर को होगा पेमेंट, जहाँ की आपने 2 महीना पहले कंपनी चाह रही है कि डिवेंचर होल्डर्स से अपने डिवेंचर्स को खरीद ले। तो डिवेंचर होल्डर्स यही बोलेंगे सर लास्ट इंटरेस्ट हमको 31 मार्च में मिला था, अगर हम 2 महीना और होल्ड कर लेंगे अगस्त एंड सितंबर तो 6 महीने का और इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि 2 महीने पहले आप हमसे परचेज करना चाहते हो। तो ये जो 4 महीना 31 मार्च से लेके 1 अगस्त तक 4 मंथ्स होते हैं, ये 4 महीने का जो इंटरेस्ट अक्रू हो गया, जो हमको मिलना चाहिए था, वो आप प्राइस के साथ दे दो। तो इसीलिए प्राइस का कोटिंग 2 टाइप का हो सकता है। जो प्राइस दिया 95.5 उसमें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट अलग से आपको पे करना पड़ेगा 4 महीने का। ओके, और कम इंटरेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, कम इंटरेस्ट का मतलब ये है, ये जो 101 रुपये 50 पैसा दिया इसमें डिवेंचर का पोर्शन तो है ही, और क्या है, इंटरेस्ट भी इसमें एडेड है, तो अलग से कैलकुलेट करना नहीं पड़ेगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। ओके, चलते हैं आगे। तो फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट नंबर 1, डिवेंचर परचेज ऑन अगस्त 2018 जो कि एक्स इंटरेस्ट है, ठीक है। तो डिवेंचर परचेज फॉर ओन डिवेंचर परचेज फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन क्या एंट्री होना चाहिए, डिवेंचर जब आप परचेज करके कैंसिल कर रहे हो तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉफिट लॉस का बात आता है, ठीक है। तो पहले तो डिवेंचर अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि परचेज कर लिया आपने, तो डिवेंचर जो इश्यू करते हैं क्रेडिट था, अभी परचेज कर लिए तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा।
15 लाख, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, 1500 डिवेंचर्स हैं। ओके, डिवेंचर का इंटरेस्ट, क्योंकि ये एक्स इंटरेस्ट है तो एक्स इंटरेस्ट में अलग से डिवेंचर का इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है। डिवेंचर का इंटरेस्ट जो है वो हमको देना है, कंपनी को देना है, तो इसलिए कंपनी का ये खर्चा हो जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। अब ये इंटरेस्ट लेकिन 4 महीने का ही निकलेगा। द लॉजिक इज प्रिटी मच क्लियर नाउ। ओके, तो ये 4 महीने का इंटरेस्ट हो गया 60,000। टोटल पेएबल कितना है? 15,60,000। ठीक, अब मैंने एक डिवेंचर का 95 करके दिया, 95.5 प्लस 60,000 भी देना है मेरे को, या दिया मैंने, कंपनी ने डिवेंचर होल्डर्स को दिया। तो दिस कम्स टू टोटल 14,92,500। मतलब पेबल हो रहा है 15,60,000, आपने दिया 14,92,500, तो रिमेनिंग 67 आपका प्रॉफिट हो गया। दिस इज प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। इज इट ओके? 67,500। ओके ओके सर। जो दूसरा लॉट है वो हमने कब खरीदा? जनवरी 1 तारीख को खरीदा। ओके, हमारा इंटरेस्ट और इंटरेस्ट का जो पेबल डेट है वो है 31 मार्च और 30 सितंबर। आपने जनवरी में खरीदा, ठीक है, जनवरी में खरीदा, तो जनवरी से पहले कब लास्ट इंटरेस्ट पे हुआ होगा? 30 सितंबर में। जनवरी के बाद कब इंटरेस्ट पे होने वाला है? 31 मार्च में। तो आई गेस आपको ये कंसेप्ट अब समझ में आ गया होगा। यहाँ पे 3 महीने का अक्रूड इंटरेस्ट कैलकुलेट होने वाला है, क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने बाद जाके कंपनी इंटरेस्ट पे करने वाली है। तो अगर जनवरी 1 तारीख को ही आप डिवेंचर होल्डर से परचेज करना चाहोगे तो डिवेंचर होल्डर बोलेंगे सर लास्ट 30 सितंबर को आपने हमको इंटरेस्ट दिया था, हम 1 जनवरी में खड़े हैं, 3 महीने और होल्ड कर लेंगे तो पूरे 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। आप 3 महीने पहले हमसे परचेज करना चाहते हो तो ये जो 3 महीना चला गया 30 सितंबर से, इसका इंटरेस्ट आप हमको दे दो। इज इट ओके? तो सेम वे में ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन हुआ। ये तो पूरा अब क्लियर हो जाना चाहिए आपको। तो यहाँ पे भी प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन आया, यहाँ पे भी प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन आया, दोनों को टोटल करेंगे तो टोटल प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन होगा, दैट इज 1,05,000। ओके, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर शुड बी ट्रांसफर टू इट्स ए कैपिटल प्रॉफिट। तो कहाँ जाएगा? कैपिटल रिजर्व में जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। 6 मार्क्स चैप्टर। ओके, एक्स लिमिटेड परचेज्ड एसेट। ओके, 4% डिस्काउंट में आपने एसेट्स। ओके, 2880 का एसेट परचेज किया आपने, इश्यू किया, उसके अगेंस्ट में डिवेंचर 100 रुपये का 4% डिस्काउंट में। तो इश्यू प्राइस कितना हुआ? 96। ओके, पेमेंट टोटल करना कितना है? 2880। तो अगर हम 2880 को 96 से डिवाइड करेंगे तो कितने डिवेंचर्स आएंगे? 30,000 डिवेंचर्स हमको इशू करने ऑफ 100 एट 4% डिस्काउंट। इज इट ओके? वही क्वेश्चन में पूछा है, एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। 30,000 इज द आंसर। ओके, अब एक छोटा सा टास्क है आप लोगों के लिए, जो कि ये 10 क्वेश्चंस थे इसमें डिवेंचर्स वाले चैप्टर में। 7 क्वेश्चंस तक तो हमने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 आपका टास्क है। क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया है। डू ट्राई एट होम। अगर आपको इस पे कोई भी दिक्कत होता है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन आवर टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल, और इस जो वीडियो है, वीडियो के कमेंट में भी आप इसका अगर आपकी साइड से कुछ क्वेरी है तो इसको लेके पूछ सकते हैं। अगर इसका आंसर आ जाता है देन वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है तो आप डू लेट मी नो। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी मैं साथ में दे दूंगा। सो ये जो डिवेंचर वाला चैप्टर था, इसका जो वीडियो आप लोग ये देख रहे हो, इसका डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, क्योंकि ये जो पीडीएफ है ये वहाँ पे अपलोड कर दूंगा मैं साथ साथ में, सो दैट आप इसको, ये जो नेक्स्ट वाले 3 क्वेश्चन है इसको आप प्रैक्टिस कर पाओ। रेस्ट जो 7 क्वेश्चन हमने कर लिए प्रोबेबल वाले, जो थोड़े से इंपॉर्टेंट थे और डिवेंचर्स के इंपॉर्टेंट पार्ट से लिए हुए थे, तो वो सारे कवर्ड हो गए हैं। 3 क्वेश्चन आपका टास्क है, होम टास्क है। विद दिस हम लोग डिवेंचर वाला चैप्टर को रैप अप कर रहे हैं। सो कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में 2-3 और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको एक ही वीडियो में आ जाएगा आपके पास। वो है शेयर कैपिटल, और वहाँ से रेशियो एनालिसिस एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कंबाइन करके करते हैं। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। टिल देन आपको बहुत अच्छे से मेहनत करना है, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम
and patience. Thank you.